हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th में जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर सेकंड के बारे में। तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था परमाणु संरचना को, तो उसी के अंतर्गत अब हम आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को हमें समझाना है, साथ में इसके कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष हैं, उसको भी समझेंगे साथ में। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर में। तो यहाँ देखिए, ये रहा पूरा परमाणु मॉडल थॉमसन का। देखिएगा, तो क्या क्या लिखा है उसको पढ़ें समझें, उससे पहले इस चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। असल में थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु है वो एक गोलाकार पिंड है इस तरह से, जिसमें जो धनावेश होता है वो चारों तरफ फैला रहता है। ठीक है, इसमें आप येलो कलर से जो देख पा रहे हैं, है ना, उसमें जो प्लस का निशान दिख रहा है जो येलो कलर में है वही असल में धनावेश है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में है वो है धनावेश, और जो धनावेश है वो कण की तरह नहीं होता है बल्कि वो बादल की तरह रहता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पीले कलर से जो शो हुआ है इसमें वो एक बादल की तरह है जो कि धनावेश रहेगा। ठीक है, और वो कोई कण नहीं है धनावेश, किंतु जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के रूप में रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश है, वे जरूर कण के रूप में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वे कण के रूप में रहते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिए कि ये जो है वो कण है। ठीक है, जिसे इसमें रेड कलर से जो इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, लेकिन जो धनावेश है वो कण नहीं है बल्कि वो बादल की तरह है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा क्या है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक ठोस गोलाकार पिंड है। ठीक है, चित्र में आपको दिख भी रहा है, गोलाकार पिंड है जिसमें संपूर्ण धनावेश समान रूप से, देखिए बादल की तरह जो धनावेश है पूरे गोले में बिखरा हुआ है, तो संपूर्ण धनावेश समान रूप से वितरित रहता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कण की भांति बिखेर रहते हैं। तो जो ऋणावेश है, ठीक है, जो यहाँ रेड कलर से शो हुआ है वो बीच बीच में कण की भांति बिखरे हुए हैं। ठीक है, परमाणु में धनावेश एवं ऋणावेश का परिमाण समान होता है। परिमाण समान होता है बोलेंगे, संख्या समान होती है ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ऋण चूंकि कण है तो उसकी संख्या है, परंतु धनावेश वो तो उसका, वो क्या कहना चाहिए, गणितीय नहीं है। धनावेश जो है उसको गिना नहीं जा सकता है ना। तो क्या बताया है, परमाणु में धनावेश एवं ऋणावेश समान का परिमाण समान होता है। ठीक है, अतः परमाणु उदासीन होता है। देखिए दोनों की जो परिमाण है, मात्रा है, वो समान होती है, और जब धन और ऋण की मात्रा समान हो तो वे उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब शून्य भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 4 - 4 = 0 हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी होता है कि धनायन और ऋणायन
अर्थात धनावेश और ऋणावेश बराबर हो तो ये इस तरह के उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे थॉमसन है उन्होंने इस मॉडल की तुलना तरबूजे से की है, ठीक है। तरबूजा, कलिंदर भी कह सकते हैं इसको। तो कलिंदर को जब काटा जाता है बीच से तो वो जिस तरह से दिखाई पड़ता है बिल्कुल उसी तरह का ये उनका परमाणु मॉडल है जिसमें ये जो धनावेश है वो आपके तरबूजे के लालिमा की तरह रहेगा, है ना, सभी तरफ बराबर फैला होता है लालिमा। और जो उसमें बीज होते हैं तरबूजे में, कलिंदर में, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे जो कि दाने के रूप में है, कण के रूप में है, ठीक है। तो बस इसमें इतनी सी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉडल है थॉमसन का। अब इस मॉडल के दोष को देखेंगे कि इस मॉडल में कमी क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये जो थॉमसन का भी हमने परमाणु मॉडल देखा उसमें क्या कमी है, क्या दोष है। तो यहाँ पर एक पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि थॉमसन के मॉडल में क्या कमी है। देखिए, धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को कैसे उदासीन बना देते हैं यह समझाने में यह मॉडल असमर्थ है। तो अभी अभी हमने जैसे देखा कि जो धनावेश था वो गणित नहीं था, ठीक है, संपूर्ण परमाणु में बिखरा हुआ था। तो जो धनावेश है वो गणितीय नहीं है, ठीक है, अगणितीय है। जबकि उसमें जो ऋणावेश था वो गणितीय है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है उसको। तो ये एक चीज तो जिनको गिना नहीं जा सकता, दूसरा चीज है इलेक्ट्रॉन जिसको गिना जा सकता है। अब ये एक दूसरे को किस प्रकार निरस्त करते हैं, किस प्रकार उदासीन कर देते हैं, वो ये नहीं समझा सकते। क्योंकि अभी मैंने जैसे अंक का उदाहरण दिया कि 4 - 4 = 0, ये उदासीन हो गया। तो इसमें समझ तो आता है कि दोनों गणितीय है तो उदासीन हो गया। लेकिन अभी जब हमने थॉमसन का मॉडल देखा तो उसमें जो धनावेश था वो तो अगणितीय था, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, और ऋणावेश था गणितीय। तो कैसे निरस्त करते हैं एक दूसरे को, कैसे उदासीन बनाते हैं, ये इस मॉडल से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर दोष के रूप में लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। देखिए, यहाँ पर है रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम समझें उससे पहले, पढ़ें उससे पहले एक चित्र है इनका, इसी के माध्यम से पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर देखेंगे कि क्या क्या बोला गया है। देखिए, सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने एक सोने का चादर लिया, सोने की पन्नी ली, झिल्ली, ठीक है, एकदम बारीक झिल्ली ले ली सोने की, स्वर्ण पत्र। अब उसमें उन्होंने अल्फा कण, यहाँ पर देखिए अल्फा कण की बौछार जब चालू करी, ठीक है, सोने के पत्र पर, तो सोने के पत्र में होते हैं बहुत सारे परमाणु, ठीक है, सोने के पत्र में होते हैं बहुत सारे परमाणु। तो उनमें से एक परमाणु को यहाँ पर लिया गया है। हालांकि सोने के पत्र में बहुत सारे परमाणु हैं इस तरह से, तो उन सब को नहीं लिया गया है, एक ही परमाणु को यहाँ लिया गया है समझने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सोने का पत्र है और इसमें अल्फा कणों की बौछार करेंगे। तो क्या होता है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के पार निकल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो परमाणु है वो अधिकांश भाग उसका खोखला होता है। कुछ अल्फा कण देखिए यहाँ पर पार निकल गए, ठीक। कुछ अल्फा कण जो है
वो विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित क्यों होंगे? क्योंकि अल्फा कण में होता है धनावेश, ठीक, अल्फा कण में होता है धनावेश, और वो जब जाते हैं तो चूंकि नाभिक में भी धनावेश है, तो नाभिक के धनावेश और अल्फा कण के धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे होता यही है कि जो अल्फा कण है वो दूर से ही विक्षेपित हो जाता है। एक बात और कि बहुत ही कम अल्फा कण जो कि सीधे नाभिक की दिशा में जा रहे होते हैं, ठीक है, सीधे नाभिक की दिशा में जा रहे होते हैं, वो नाभिक से टकराने के बाद वापस लौट आते हैं बिल्कुल सीधा। असल में ये पूरा टकराता भी नहीं है ना, हालांकि बोल दिया गया है कि नाभिक से टकराता है, असल में होता यह है कि सीधे जा रहे हैं तो नाभिक के बिल्कुल पास चला जाता है और कुछ ही दूर से ये इस तरह से वापस हो जाता है, ठीक है, नाभिक को टच नहीं करता, ठीक, तो टकराकर वापस आ जाता है, ऐसा आप समझिए। तो यही जो प्रयोग है, इसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, कुछ लाइन लिखी है ना, जो मैंने आपको समझा दिया, और इन्हीं जो प्रयोग है उसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल भी प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं क्या क्या है, अब लाइंस को पढ़ेंगे, चीजों को मैंने आपको समझा ही दिया है। तो देखते हैं, ये इसका चित्र है और देखते जाते हैं कि क्या क्या बातें इसने लिखी है। रदरफोर्ड ने 1911 में पहले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, ठीक है, ये रहा स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी, और इस पर अल्फा कणों की बौछार की जा रही, अल्फा, ठीक है, इस तरह से इसका निशान होता है। असल में जो अल्फा कण है वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। ये अल्फा कण क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो किसका नाभिक है? हीलियम का, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक होता है। हीलियम नाभिक बोल दिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो द्रव्यमान है वो 4 रहेगा, ठीक, यही है, द्रव्यमान 4 रहेगा। चलो हम अपने मूल बातों पर आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बाहर निकल जाते हैं, सीधे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, अभी मैंने इसी को तो आपको समझा ही दिया है। दूसरा बिंदु है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, विचलित मतलब विक्षेपित, एक ही मतलब है। और आगे चलते हैं, बहुत ही कम अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट जाते हैं, ठीक है। तो नाभिक से टक्कर होने पर वे विपरीत हो जाते हैं, अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। देखिए आगे, अभी हमने रदरफोर्ड के प्रयोग को देख लिया। अब रदरफोर्ड जो है उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, वो निष्कर्ष क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ये रदरफोर्ड का कहना है। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण निकल जा रहे थे पार, तो जब अधिकांश अल्फा कण पार निकल जा रहे हैं तो परमाणु को खोखला ही बोला जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, इसके केंद्र में एक ठोस धनावेशित कण है जो बहुत ही छोटा है। ऐसा क्यों बोला? ठोस धनावेशित कण, क्योंकि अल्फा कण जो है वो विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से, और विचलित तो केवल तभी होगा जब नाभिक जो है वो धनावेश होगा, क्योंकि अल्फा कण को जो कि धन है उसको नाभिक क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है, इस तरह से। तो धन रहेगा तभी तो प्रतिकर्षित करेगा ना, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए उन्होंने नाभिक को धनावेशित बोला है, ठीक। साथ में जो नाभिक है उसका आकार बहुत छोटा है, ये भी बताया है, बहुत ही छोटा। छोटा क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे अल्फा कण जब हम भेजते हैं स्वर्ण पत्र पे, तो
तो उनमें से बहुत ही कम अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग पे वापस आते हैं, बहुत ही कम। यदि हम 1000 अल्फा कण भेजें तो शायद ही उनमें से एक वापस आए, इस तरह की उसमें अनुपात होता है, ठीक है। इसलिए नाभिक को बहुत ही छोटा बताया है इसमें। आगे देखते हैं, परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं, तो यदि ये परमाणु है तो नाभिक को एक बिंदु से दर्शाना होगा। शायद मैंने नाभिक बड़ा ही बता दिया, उससे भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बात इसमें कही गई है। ये निष्कर्ष है, ठीक है, रदरफोर्ड का। अब हम रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें कुछ कमी है, कुछ दोष है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखने के बाद अब इसमें कुछ कमी है, कुछ दोष है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि रदरफोर्ड के अनुसार क्या दोष है, कि मॉडल में क्या दोष है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। आंसर है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं, ठीक है, ये पहला दोष, ठीक है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया है, उसके पीछे यहाँ पर पूरा डिटेल में बात बताया है, ठीक है। इस पॉइंट को हटा देंगे। पहला पॉइंट है ये हमारा, स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं है। अब इसमें ये पूरी बातें आ जाएगी। तो क्या बोला है, इस सिद्धांत के अनुसार धनावेशित नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षा सिकुड़ती जाएगी और अंत में वह नाभिक में गिर जाएगी। तो रदरफोर्ड के मॉडल का यदि अनुसरण करें तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, कि यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है और वो नाभिक के चारों ओर गति जब करेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाभिक के चारों ओर गति करेगी तो उसकी कक्षा जो है वो सिकुड़ती जाएगी, यदि रदरफोर्ड के मॉडल का अनुसरण करें तो, ठीक है। किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगी, इस तरह की धारणा बनती है यदि मॉडल का अनुसरण करें तो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये इस मॉडल का दोष है, ठीक। एक बिंदु और है, क्या है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो होना चाहिए सतत, किंतु स्पेक्ट्रम होता है असतत, ठीक है। तो रदरफोर्ड की माने, रदरफोर्ड के अनुसार होना चाहिए सतत, लेकिन होता है असतत, ठीक। ये सतत असतत क्या है उसको भी समझिए और स्पेक्ट्रम क्या है उसको समझिए। देखिए, जो 7 रंग होते हैं मूल, है ना, प्रकाश में, उनके क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? बैगनी होता है, ये सूत्र है ना, बैजानी पीनाला, ठीक। 7 रंग जो है, 7 रंग होते हैं, उनमें से सभी 7 रंग के लिए ये सूत्र है। इनसे याद होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग है। यदि इंद्रधनुष में या स्पेक्ट्रम में, मतलब जो 7 रंग के जो समूह है, जैसा हम इंद्रधनुष देखते हैं, वो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यदि सभी रंगों के बीच कोई सीमा रेखा ना हो तो उसको सतत कहेंगे। 7 रंग है, उसके बीच यदि बाउंड्री ना हो, एक रंग के बाद दूसरा रंग आ जाए, है ना, सीधा, और सीमा ना दिखे उसमें। सीमा मतलब यदि बात करें बैगनी के बाद जामुनी आ जाए, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक चित्र से दिखा दूं कि 7 रंग है इस तरह से। तो यदि अलग अलग रंगों के बीच सीमा रेखा नहीं है तो उसको सतत कहेंगे, और यदि सीमा रेखा है तो उसको असतत कहेंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अनुसार सतत होना चाहिए और वास्तव में होता है असतत। स्पेक्ट्रम के बारे में बोला गया है। एक बात और है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो बनता कैसे है। तो एक बात बता दूं इसमें कि ये जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते रहता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऊपर वाली कक्षा से यदि नीचे वाली कक्षा में आता है मान लेते हैं, तो साथ में एक प्रकाश छोड़ता है वो। ठीक है, कब ऐसा होता है? जब ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है तो प्रकाश छोड़ता है, जिसको विकिरण भी कहते हैं। उसी विकिरण को प्रिज्म से गुजारोगे तब जाकर स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें होती है कि उच्च ऊर्जा वाली कक्षा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आने पर विकिरण छोड़ता है, उसको आप प्रिज्म से गुजारो तब जाकर स्पेक्ट्रम बनता है। और उस स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बोला है कि वो सतत होना चाहिए रदरफोर्ड के अनुसार, लेकिन असतत होता है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ आई होगी क्या यहाँ पर हमने बताया आपको, है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही, और इसके आगे हम इसी चैप्टर के अन्य जो क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही, समझाई जा रही है, उसको बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करिए इन सब का, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैनल पर आपको लगभग सभी वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।